कितनी सुंदर शाम है और कितनी मानीखेज शाम भी। एक साथ 9 स्त्री कथाकारों का उपन्यास यहाँ हम सबके सामने है और ये सारी 9 किताबें जो थोड़ा बहुत अभी सुना और बाकी अभी और सुनने को बाकी है, तो मुझे लगता है कि ये अपने समय को दर्ज करती हुई बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। और वो जिस तरह से समय और समाज को दर्ज कर रही है, वो मुझे लगता है कि एक जो स्त्री दृष्टि और पुरुष दृष्टि का जो बाइनरी है, ये उसके परे चली जाती है। वो लगभग जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड द बाइनरी परसेप्शन ऑफ जेंडर रोल्स। तो ये इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 9 किताबें एकदम जिसको हम कह सकते हैं कि स्त्री दृष्टि या पुरुष दृष्टि नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मानव दृष्टि की तरीके से किताबें लिखी गई हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कड़ी में मेरी किताब भी शामिल है। अब मैं अपनी किताब के ऊपर आती हूँ। उसमें मैंने एक शेर कोट किया है, कभी खिरत कभी दीवानगी ने लूट लिया, तरह तरह से जिंदगी ने हमें लूट लिया। तो ये जिंदगी किस तरह से हमें लूटती है, ये उसी की किताब है। और इसके लिखने का वाकया भी थोड़ा अजीबोगरीब है कि मैं बहुत महीनों से नहीं लिख रही थी और इसी साल की शुरुआत में जनवरी में हम कश्मीर गए और वहाँ हम लगभग 5 घंटे बर्फबारी में, भीषण बर्फबारी में फंसे रहे और बाहर इतनी ब्लीक और ठंडी दुनिया और गाड़ी के भीतर हम, और अचानक मुझे लगा कि मैं अपने विचारों के साथ थी और ये किरदार बहुत हक से और बहुत अजीजी से उस नीम अंधेरे की चुप दुनिया में आकर मेरे पास बैठ गए और मुझे अपनी कहानी बताने लगे। और वो 4 घंटों में वो किरदार मेरे आगे पीछे विचरते रहे। मेरे मन में बहुत चीज़ें घुमड़ रही थी उन दिनों। वो सारी चीज़ों का कुछ एक अमूर्त, एक बुनावट मेरे दिमाग में बनता रहा। तो जब मैं लौटी तो घर में थोड़ा सा कैओस था, जिसको कहे घर का निज़ाम थोड़ा गड़बड़ाया हुआ था, लेकिन एक नब्ज़ मेरे भीतर धड़क रही थी और मुझे लगा कि अभी ये वक्त आ गया है। और मैंने लैपटॉप उठाया और मैंने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले शीशागढ़ के जो हीरो हैं, इकबाल कुरैशी, वो 71 के जंग के जाबाज एयरफोर्स पायलट है जो दुश्मन इलाके में जाकर उनके 3-4 जहाज मार गिराते हैं। तो मैं उनको देखती रहती थी। मेरे मन में वो बहुत साफ था कि इकबाल कुरैशी एक लंबा ओवरकोट पहने हुए, फेल्ट हैट पहने हुए किसी पहाड़ी कस्बे की ठंडी सड़क पे टहल रहे हैं। तो मैं उनको लिखने लगी। फिर लिली बार्टन आई, जो कि सब अपने बहुत सारी फीलिंग्स को से भागते हुए स्कॉटलैंड चली जाती हैं हिंदुस्तान से। तो लिली बार्टन आई। फिर मैंने शुरू किया लिखना, तो हीरा मंडी की तवायफ आ गई, बिल्किस बानो और बिलौरी बेगम आ गई। उसके बाद हेनरी बर्न आ गया, जो कि आयरिश याहू था। 1857 के बाद जो कंपनी बहादुर ने कुछ रंगरूटों को आयरलैंड से रिक्रूट किया था, ये 2 महीने के समंदरी जहाज के सफर में करता हुआ भारत आता है और अलकनंदा, जो पहले उसके यहाँ खाना पकाती है और बाद में उसके दिल की मलिका बन जाती है, उसके प्रेम में पड़ जाता है। ये और बात है कि आज़ादी के बाद वो लौट जाता है। तो इस तरह से ये कहानी धीरे धीरे अपने आप खुलती गई। मुझे भी पता नहीं था कि ये किस बहाव में कहानी बह रही है। और अंत में मैंने देखा कि ये तो 3 परिवार की कहानी है। एक मुसलमान परिवार है, एक हिंदू परिवार है और एक आयरिश एंग्लो इंडियन परिवार है। और जो समय है वो लगभग 200 साल का समय उसको समेटे हुए इतिहास के, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल ट्रॉमा, आज़ादी का, विभाजन का, वो सारे ट्रॉमा हमारे आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से उसकी बुनावट बनाते हैं, कितना इम्पैक्ट करते हैं, ये उन चीज़ों की पड़ताल करता हुआ ये किताब अपने रवानी में बढ़ता गया। और फिर मैंने देखा कि जैसे इतिहास से मुझे बहुत प्रेम है। मुझे लगता है कि इतिहास में अगर मैं पुराने समय में जाती हूँ तो उन सब लोगों के दुख दर्द, उनका जीवन सब मेरे भीतर कहीं ना कहीं आ जाता है। तो माजी में जाना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था इस किताब के लिए। दूसरी बात मुझे लगी कि ये जो साझा विरासत की हम बात करते हैं, ये दुनिया जो हमारी, हम जो उम्मीद करते हैं कि एक सिंक्रेटिक इंक्लूसिव दुनिया हो, वो दुनिया बहुत बदल रही है। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये नैतिक होना और सही होना, कई बार हम खुद से नेगोशिएट करते हैं कि हम कितना नैतिक हो पाते हैं, हम कितना सही हो पाते हैं। 100%, 70%, 50% क्या होते हैं? और क्या कोई इंच टेप है जिससे हम माप सकें कि हम कितने सही हैं, कितने नैतिक हैं, कितनी एम्पैथी हमारे भीतर बची है, कितना हम दूसरों को जज नहीं कर पा रहे हैं?
और तब मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अगर एक लेखक नहीं सोचेगा, नहीं लिखेगा, तो और कौन लिखेगा। तो इस तरह से ये दुनिया फिर मैंने शुरू की लिखना, और ये सारी त्रासदी मैं देख सकती थी, विभाजन की त्रासदी को। और अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जया जी की किताब में भी उसी तरह की बात है। तो वो विभाजन की त्रासदी थी, आज़ादी थी, आज का समय समाज कैसे बदल रहा है, बन रहा है, इसकी बात थी। और मुझे गांधी जी की एक बात बहुत याद आती रही इसको लिखते हुए, कि वो कहीं पे कहते हैं कि इट्स अ मिस्ट्री टू मी हाउ मेन फील ऑनर्ड बाय द ह्यूमिलिएशन ऑफ देयर फेलो बीइंग्स। तो मुझे ये बात इतनी महत्वपूर्ण लगी, खास करके आज के समय में, कि हम कैसे अपने आप के भीतर एक समभाव पैदा कर सकें। तो खैर मैंने लिखना शुरू किया। अब इसमें एक निज़ाम अली आ गए जो 47 में पाकिस्तान नहीं जाते हैं बंटवारे के बाद, क्योंकि उनके पुरखे महबूबपुर जो उनका गांव है, वहाँ कब्र में वो सब दफन है, और उनको लगता है कि ये मिट्टी तो मेरी मिट्टी है, मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वो रह जाते हैं, जबकि उनकी बेगम रुकैया बेगम अपने कुछ बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली जाती है। हेनरी बर्न तो लौट जाता है, लेकिन उसका बेटा भारत से, ऑस्ट्रेलिया से फिर वापस आता है अपनी जड़ों की तलाश में। तो मुझे लगा कि ये सारी बातें लिखते हुए कहीं मैं एक दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ रही हूँ, कि हमारे लिए घर का मतलब क्या है। क्या वो कोई काल्पनिक स्पेस है, या कोई ऐसी चीज़ है जो तड़प है, जो टीस है। और मुझे लगा कि किसी भी मोहब्बत से परे जो घर की मोहब्बत होती है, उसका नशा एकदम अलहदा होता है। और इसी दौरान मैंने आंद्रिया कोहेन की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी, हार्ट, माई ग्लास हाउस, थ्रोन एट स्टोन्स, और मुझे अपनी किताब का शीर्षक मिल गया शीशा घर। तो मैंने उस दिन अपने फाइल में नाम बदला, पहले कारतूस लिखा था, इसको बदल कर मैंने शीशा घर किया। और मुझे लगा कि ये किताब इस नाम के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि वो किताब बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हुए अंततः वो एक उस जीन की बात करती है जिसमें हम अपने आप, एक रेस्टलेस जीन होता है जो हमें अपने देश और दुनिया से निकाल कर बाहर ले जाता है। हम लोग माइग्रेट किए हुए लोग हैं सारे, अफ्रीका से लेके अगर हम शुरू से सोचें, और ये माइग्रेशन का कौन सा जीन है जो हमें लेके बाहर लेके जाता है, और फिर वो क्या बात होती है जिससे हम बार बार अपने घरों को लौटते हैं, अपनी मिट्टी को लौटते हैं, अपनी दुनिया में लौटते हैं। और ये जो टीस है, ये टीस तभी ख़त्म होती है, कहते हैं कि घर वही होता है जहाँ से आपको निकलने का मन ना करे। तो ये किताब उस लालसा की कहानी है, उस तड़प की कहानी है। और मैंने इसको बहुत मज़े में लिखा, बहुत एक तरह से तेजी में लिखा, लगातार लिख रही थी। और मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने में उस किताब मैंने लिख डाली थी, और कुछ नदी की तरह वो बहाव में कहानी बह रही थी। कैसे लिखी मुझे नहीं मालूम, ये सब आप लोग तय करेंगे। पर ये किताब अब आप लोगों के नज़र है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। और मुझे लगता है इस किताब ने मुझे 2 चीज़ें सिखाई। एक तो ये कि जब आप क्रिएट कोई चीज़ करते हैं, तो वो किताब आगे पब्लिक डोमेन में जाकर कहाँ रिसीव होगी, कैसे रिसीव होगी, नहीं मालूम। लेकिन जो खुशी आपको मिलती है उसको करते हुए, वही खुशी मेरी इस किताब का हासिल है, कि वो 3 महीने मेरे लिए इतनी खुशी के दिन थे। और दूसरी बात ये कि इस नष्ट समय में भी ये दुनिया उतनी ही खूबसूरत है जितना हम इसको बनाते हैं। शुक्रिया।